तो दोस्तों आज देखते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आपके सिलेबस का टॉपिक है और इसको समझने से पहले आपको हाइड्रोफोबिसिटी समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोफोबिसिटी क्या है? जो वाटर लविंग ना हो, ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ लेस सोल्यूबल या सोल्यूबल नहीं होते, मतलब वाटर पानी में मिला दोगे तो फिर वो पानी से अलग होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तेल हो गया या वैक्स हो गया, फैट हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिसिटी को नापेंगे कैसे या जानेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया है। हाइड्रोफोबिसिटी को हाइड्रोफोब्स के साथ वाटर कॉन्टैक्ट एंगल, जिसको हम थीटा मान लेते हैं, मेजरमेंट के द्वारा पता किया जा सकता है। जैसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में, चलो ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस में अगर हम ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स है रेड कलर का, इसका एंगल यहाँ पे जो टच किया है, इसका एंगल अगर 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से कम है। थीटा का मान क्या है यहाँ पे? देखो 90 डिग्री यहाँ पे होगा सीधा, उससे ये क्या है, कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक नेचर कहेंगे। ठीक है, अगर यही ड्रॉपलेट्स यहाँ इस सरफेस में गिरने के बाद फैल जाता है, इस तरह से फैल गया, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक नेचर कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर हम पानी डाल देते हैं तो इसका जो लेवल होता है कुछ इस तरह से होता है, मतलब यहाँ जो कॉन्टेक्ट लेवल है इसका 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री से अधिक ये क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। तो पानी और ग्लास में क्या होगा? हाइड्रोफिलिक नेचर होगा। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में देखते होगे पानी का जो लेवल होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से डाउन हो जाता है बीच में। ठीक है, पतली नली में। ठीक है, तो साइड में देखने से लगता है कि यहाँ पे जो है चिपका हुआ है और इस तरह से उठा हुआ महसूस होता है। तो अब हम देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो ये दरअसल रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? वाटर और हाइड्रोफोब्स के बीच में। हाइड्रोफोब्स हमने देखा ही है, लो वाटर सोल्यूबल मटेरियल या फिर कह सकते हो इनसोल्यूबल मटेरियल, इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है? तो हाइड्रोफोब्स जनरली क्या होते हैं? कार्बन चेन से मिलके बने होते हैं, कब लंबे लंबे कार्बन चेन से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोफोब्स जनरली ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, तथा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता, जबकि वाटर में क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब वाटर और फैट इसका गुड एग्जांपल है। वाटर में अगर हम फैट सोल्यूबल करें तो सोल्यूबल होगा ही नहीं, क्योंकि इनका नेचर अलग अलग है। अब जैसा जिसका नेचर होता है वैसा उसका सोल्यूबिलिटी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोब्स क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे कह सकते हो कोई कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के जगह पे उसको थोड़ा सा हटा के उसको क्या कर देंगे? उसकी जगह पे अपने आप को फिट कर देंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऑयल को अपने अंदर में रहने के लिए जगह तो देता है ना, रूम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब जब ये अलग अलग ये ड्रॉपलेट्स होंगे कहीं, जैसे मान के चलो ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जैसे ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर दिए? वाटर में ऑयल को कर दिया। तो जहाँ पे जो ऑयल है उस जगह के वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके चारों ओर केज बना देंगे, अलग से मतलब स्पेस दे के केज बना देंगे। अब इसको मैं बड़ा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, चलो ये कोई ऑयल का मॉलिक्यूल है, तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे, हालांकि इनमें इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन वाटर टू वाटर में तो इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? केज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, चारों तरफ से इसको घेर लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि धीरे धीरे जब सॉल्यूशन स्थिर हो जाता है तो वो जो हाइड्रोफोब्स है वो भी एग्रीगेट करने लगते हैं, हाइड्रोफोब्स भी एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। डायग्राम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बस इतना समझ लेते हैं कि ऑयल का ऑयल के साथ में गुड इंटरेक्शन होता है, वाटर का वाटर के साथ में गुड इंटरेक्शन होता है, या पोलर पोलर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट सॉल्यूट का गुड इंटरेक्शन होता है, लेकिन नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट में इंटरेक्शन नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके केस को हम देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम से उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया
कि सबसे पहले इसको जो बताया है उन्होंने वाल्टर कॉजमैन ने भैया डिस्क्राइब किया कि जब किसी हाइड्रोफोब्स कंपाउंड को वाटर में मिक्स किया जाता है तब हाइड्रोफोब्स वाटर के साथ मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट या मिनिमम कनेक्ट या अट्रैक्शन, मिनिमम अट्रैक्शन के साथ में रहता है। ठीक है, वाटर के साथ में मिनिमम अट्रैक्शन होगा, तो जो हाइड्रोफोब्स होंगे उसमें क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, है ना। तेल तेल क्या होंगे, आपस में मिलना चाहेंगे, पानी के साथ में मिलना नहीं चाहेगा, तो वो क्या कर देते हैं, क्लम्प अप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नज़दीक आने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्लम्प अप करते हैं, जैसे ये दोनों अलग अलग हैं, ये फैट है तो इसके चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है केज बना के, एक संरचना बना के रह रहे होते हैं। ये इसको एक रूम प्रोवाइड कराता है फैट मॉलिक्यूल को, कौन, वाटर। ठीक है, तो जब ये नज़दीक आते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो केज था वो टूट जाता है। ठीक है, टूटता है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया, ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ से हट गए, मतलब इस रेंज का मॉलिक्यूल्स जो सामने आपस में यहाँ बीच में आने वाले थे वो हट गए। हट गए मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस क्या आ गया, अधिक आ गया। तो इसको थर्मोडायनेमिकली भी आप समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिकली भी आप समझ सकते हैं कि जब फैट के ड्रॉपलेट्स अलग अलग थे तो उसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का केज बना के कवर किए हुए थे, लेकिन जब फैट मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट करते हैं तो तब केज वाले वाटर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो वहाँ संख्या हटता है वो फ्री हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है कुछ। तो इसमें हम थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो उसमें मॉलिक्यूल में फ्रीडमनेस आता है, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, फ्रीडमनेस आता है। मतलब एंट्रोपी का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब एंट्रोपी का मान पॉजिटिव आएगा तो उस समय इस फॉर्मूला में डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और डेल एच का मान तो हमको नहीं मालूम है ना कितना है, फिर भी से ये उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो ये जो डेल जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहीं गड़बड़ी हो गई थी, नेगेटिव आएगी। तो ये जो है स्वतः प्रक्रिया है। स्वतः प्रक्रिया कौन सा है, वाटर का सॉरी ऑयल का ऑयल के साथ में मिलना क्या है, स्वतः प्रक्रिया है। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ में मिलना चाहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द्वारा मिलना चाहते हैं, मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल के एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ठीक है, अब दूसरा मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि क्या होता है जब हम ड्रॉपलेट्स को, ऑयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में डालते हैं। जब ऑयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में डालते हैं तब क्या होता है कि वाटर ये पहले फ्री था, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आया, इसको केज बनाना पड़ा, केज बनाना पड़ा, एक स्पेसिफिक एरिया बनाना पड़ा, जिससे यहाँ पे क्या होने लगे, मॉलिक्यूल बंधने लगे। ठीक है, बंधने लगे मतलब डेल एस का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस अब क्या हो रही है, कम हो रही है। मॉलिक्यूल बंध रहे हैं, इस तरह से केज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, केज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस केज में, इस पिंजरे में वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, अंदर में फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस कम हो रहा है, किसका, वाटर का। अब वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस कम हो जा रहा है, मतलब पूरे सिस्टम का डेल जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल एस का मान क्या है, नेगेटिव, और टी डेल एस का जो टोटल वैल्यू होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो डेल जी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये स्वतः होने वाला प्रक्रिया नहीं है। इस केज को बनाने के लिए हमको एंथैल्पी की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब डेल एच का मान भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, डेल एच का मान भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब लास्ट थोड़ा सा एक कुछ चीज़ बचा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को कौन कौन से कारक हैं, जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर, पूरा नहीं लिखा मैंने। टेम्परेचर जब जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा जाता है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ने लगता है। मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उनका स्ट्रेंथ होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे
हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। जब टेम्परेचर को काफ़ी बढ़ा देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब देखो जो हमारे पास जो चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। चेन छोटा है कम हाइड्रोफोबिक, चेन बड़ा है ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा लंबा चेन होगा उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफोबिसिटी दिखाएगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी दिखाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ हाइड्रोफोब्स। अब हाइड्रोफोब्स कई तरह का हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है, ब्रांच्ड हो सकता है। तो एलिफेटिक जो होंगे वो नॉर्मल चेन वाले होंगे, है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, मोर इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आप इसको टर्म्स जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखोगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, मोर इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा भाई, उसमें कुछ ना कुछ बेंजीन रिंग होंगे, 1 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, ठीक है। तो इनका इंट्रैक्शन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा जैसे कि चेन वाले का होता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ब्रांच भी होंगे, कुछ ऐसे ब्रांच होंगे, कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल इसमें जुड़े होंगे, है ना, कोई ग्रुप जुड़ा होगा, जो भी हो, है ना, ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पे ब्रांच्ड भी होंगे। तो यहाँ ब्रांच्ड क्या करते हैं, स्टेरिक फैक्टर डालते हैं, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बोलना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हिंदी में कहा जाए त्रिविम प्रभाव। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा ढेला रख दिए तो भाई यहाँ पे इस ढेला जो है सामने वाले मॉलिक्यूल को आने से रोक देगा, है ना। या कोई ग्रुप रख दिए तो सामने वाले मॉलिक्यूल की इसके साथ चिपकने से रोक देगा, बॉन्ड बनाने से रोक देगा। तो उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। साथ में एलिफेटिक में भी देखने को मिलेगा, हो सकता है ये ब्रांच्ड हो, है ना। लेकिन एलिफेटिक चूंकि चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक क्या होंगे, एरोमेटिक रिंग साइज टाइप के कंपाउंड होंगे इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा कम कर पाते हैं। कंपेरेबिलिटी बोला है यहाँ पे, कंपेरेबिलिटी, इसकी तुलना में लेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी और की तुलना मत कर देना, केवल एलिफेटिक से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो था आपका क्या था, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसके बारे में हमने देखा। इससे पहले एक टॉपिक था मिसेलाइजेशन। तो मिसेलाइजेशन में आगे बताऊंगा, क्योंकि मिसेलाइजेशन को डिटेल में उसके थर्मोडायनेमिक्स के साथ में आपको पढ़ना है, तो मैं सोचा कि इसको यहाँ छोड़ दूँ, ठीक है। तो और इसके बाद में जो टॉपिक है क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी अपलोडेड है। मैंने पिछले वर्ष ही इसको, मतलब पिछला सेशन में ही इसको अपलोड कर दिया था, ठीक है। चलो मैं इसको इस प्लेलिस्ट में लेके आ जाऊंगा उस वीडियो को, ठीक है। हम डायरेक्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग CMC ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वही आप टॉपिक जो है आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।